नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। बात कर रहे हैं 2023 के महासंग्राम की और इसी से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक चल रही थी, चर्चा हुई है। इसमें ओम माथुर जो प्रभारी है, रमन सिंह, नारायण चंदेल शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। सीईसी की बैठक दरअसल होने वाली है, कुछ ही देर में बैठक हो जाएगी, लेकिन उसके पहले दावेदारों की सूची पर अंतिम चर्चा की गई है और एक बड़ी बैठक हुई है। बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक, छत्तीसगढ़ बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बेहद अहम इसलिए क्योंकि अब लिस्ट फाइनल की जा रही है और दूसरी लिस्ट में किस किस का नाम होता है, दूसरी लिस्ट कितनी बड़ी होती, कब आती है, उसको अंतिम रूप दिए जाने पर दरअसल चर्चा की जा रही है। और इसके बाद जो कोर ग्रुप की बैठक होगी उसके बाद अब इंतजार जो है वो है सीईसी के बैठक का। बीजेपी की सीईसी की बैठक जो है वो बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, लेकिन उसके पहले दावेदारों की सूची पर अंतिम चर्चा ये बैठक में हुई है और ये जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा, उनके आवास पर यह बैठक हुई। छत्तीसगढ़ के तमाम नेता इसमें मौजूद थे, चाहे प्रभारी ओम माथुर की बात हो, डॉक्टर रमन सिंह की बात हो, नारायण चंदेल की बात हो, गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, ये सभी लोग मौजूद थे। इनके अलावा बाकी लोग भी छत्तीसगढ़ की सियासत से जिनका सीधा सरोकार है वे लोग भी मौजूद थे। तो एक बैठक खत्म हो गई है और यह बैठक जो है आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक खत्म हो चुकी है और अब सीईसी की बैठक शुरू होने वाली है। लेकिन कोर ग्रुप की बैठक में क्या चर्चा हुई, क्या कुछ चीजें बाहर निकलकर सामने आई हैं, क्या बातें हुई हैं, क्या कोई बाहर आकर बोला है? अशरफ हमारे संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ हुआ है। अशरफ, क्या जानकारी आपके पास? पुनीत, देखिए बैठक खत्म हो चुकी है और तमाम जो कोर ग्रुप के नेता थे यहाँ से चले गए हैं। जो सूत्र बता रहे हैं वो सिर्फ ये कि सीईसी की जो अब प्रस्तावित बैठक है उसमें नामों जो रखे जाएंगे नाम उस सीईसी की बैठक में उसी पर चर्चा हुई है और करीब करीब जो नाम अब अमित शाह के साथ जो अब दूसरी बैठक आज दिन भर, क्योंकि बैठकों का दौरा पहले मनसुख मंडाविया के यहाँ 3-3.5 घंटे बैठक रही, फिर जेपी नड्डा के आवास में अमित शाह के साथ बैठक हुई है। करीब 1.5 से पौने 2 घंटा ये बैठक चली है और इसमें भी चर्चा दावेदारों के नामों पर की गई है और अब जो सूची रखी जाएगी वो अंतिम होगी। यही सूची अब यहाँ केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो अब से कुछ देर बाद शुरू होगी उसमें रख ली जाएगी और अंतिम मोहर उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में लग जाएगी। और जितनी सीटें जो सूत्र बता रहे हैं करीब 40 और के आसपास सीटों पर आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा हो सकती है, तो उन्हीं नामों पर यहाँ पर सीटों पे जो प्रस्ताव दावेदार है उनके नामों को यहाँ पर अंतिम मोहर लग जाएगी और साफ हो जाएगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के चेहरे कौन होंगे, भाजपा के चेहरे कौन होंगे। जब आप ये कह रहे हैं तो मध्य प्रदेश की वो दूसरी लिस्ट हमको याद आ रही है जिसने सबको चौंका दिया और देश भर की सुर्खियों में वो लिस्ट छा गई। केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया, सांसदों को उतारा गया। बात चल रही है छत्तीसगढ़ में भी एक सांसद तो पहले ही मैदान में उतर चुके हैं, क्या लिस्ट में दूसरे सांसद भी मैदान में उतारे जा सकते हैं? बैठक हो गई, छत्तीसगढ़ के नामों पर चर्चा भी हो गई, अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, लेकिन क्या लिस्ट आएगी? पितृपक्ष चल रहा है क्योंकि कल ही न्यूज 18 के मंच पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि पितृपक्ष चल रहा है, तो अभी तो लिस्ट नहीं आने वाली। बीजेपी क्या करने वाली है? हाँ बिल्कुल पुनीत, देखिए लिस्ट का तो उम्मीद कम ही है क्योंकि आज सीईसी होगी और वो कितने बजे तक हो, क्योंकि प्रधानमंत्री दिल्ली में नहीं है, तेलंगाना में है, वहाँ से वो आएंगे और उसके बाद ये बैठक शुरू होगी और बैठक के बाद फिर वो बस खत्म होने के बाद ही होगा कि साहब
कितनी टाइम लगता है, कितनी देर लगती है। लेकिन एक चीज बहुत साफ है पुनीत, कि आज जो लंबी बैठकों का दौर चला है, चाहे वो मनसुख मंडाविया के आवास पे हो या जेपी नड्डा के आवास पे हो, कोर ग्रुप की बैठक में नामों को लेकर कोई अब संशय नहीं है। जो नाम यहाँ केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखे जाएंगे, कमोबेश उन्हीं सभी नामों पर मोहर लग जाएगी और उम्मीद की जाती है कि पितृपक्ष जो खत्म हो जाएगा तभी सूची जारी करेगी। तो बीजेपी भी इतनी जल्दी नहीं सूची जारी करेगी। उसको भी उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो बैठक है केंद्रीय चुनाव समिति की, वो थोड़ा लेट शुरू होगी और उसी हिसाब से उम्मीद की जा रही है कि लेट खत्म होगी। तो उम्मीद नहीं है कि आज या कल कोई सूची जारी हो। पितृपक्ष खत्म होने के बाद ही भाजपा सूची जारी कर सकती है। पुनीत, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि अभी तो सीसी की बैठक भी होनी है। बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी खबर बताते हैं। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जल संसाधन मंत्री जो हैं उनका घेराव कर दिया गया। सावेर की बात कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही जल संसाधन मंत्री का घेराव किया है। देपालपुर के प्रत्याशी मनोज पटेल का दरअसल विरोध किया जा रहा है। मंत्री तुलसी सिलावट हैं जिनके सामने कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। नाराज कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखकर मंत्री को भागना पड़ा। राजेंद्र चौधरी को टिकट देने की मांग दरअसल यहां पर की जा रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए हैं कि टिकट नहीं दिया गया तो वोट नहीं मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि देपालपुर का मामला कुछ ऐसा है कि देपालपुर में वहां के लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि स्थानीय को टिकट दिया जाए, स्थानीय उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन जो दूसरी लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है वहां से टिकट दे दिया गया है मनोज पटेल को। और इसी को लेकर कार्यकर्ता जो हैं वो आक्रोशित हो गए और बीजेपी के ही कार्यकर्ता अपने ही मंत्री का घेराव कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहां से राजेंद्र चौधरी नाम के एक शख्स हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी फिलहाल के तौर पर बता रहे हैं कि मैं अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता तो वो निर्दलीय तौर पर भी लड़ने के लिए तैयार हैं। और इसी बात को लेकर अब कार्यकर्ता मैदान में उतर आए हैं और कह रहे हैं कि राजेंद्र चौधरी को बीजेपी टिकट दे। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की है कि टिकट नहीं दिया गया तो वोट नहीं दिया जाएगा। देखिए मंत्री जी को कैसे चुपचाप निकल जाना पड़ा। और भोपाल से कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ कह रहे हैं, ये उन्होंने पहले भी कहा है लेकिन फिर उन्होंने ये साफ कर दिया है टिकट वितरण को लेकर कि हमें जिसे टिकट देना है हम उसको सूचित कर चुके हैं, यानी खबर कर दी गई है किसको चुनाव लड़ना है, ये पहले से तय हो चुका है, ये उन्होंने कहा है। और ये भी कहा है कि हम जानते हैं कि हमें कितने टिकट देना है। तो लिस्ट कांग्रेस की कब आ रही है, सवाल ये उठ रहा था क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जल्दी लिस्ट आ जाएगी, लेकिन उसके पहले बीजेपी की 1, 2 और फिर तीसरी लिस्ट, भले ही तीसरी लिस्ट में एक नाम है लेकिन तीसरी लिस्ट भी आ गई। तो ऐसे में सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस पर कमलनाथ फिर से यही बात मीडिया से बोले। जब मीडिया ने सवाल किया तो कहा कि हमें जिसे टिकट देना है हम उनको पहले ही बता चुके हैं कि आप तैयारी कर लीजिए, हम जानते हैं कि हमें कितने टिकट देने हैं। को तारा मंत्रियों को तारा केंद्रीय मंत्रियों को हम जानते हैं कि इनको टिकट देनी है, जिनको टिकट देनी है हम उनको सूचित कर दिया। को तारा मंत्रियों को तारा केंद्रीय मंत्रियों को हम जानते हैं कि इनको टिकट देनी है, जिनको टिकट देनी है हम उनको सूचित कर को तारा मंत्रियों को तारा केंद्रीय मंत्रियों को हम जानते हैं कि इनको टिकट देनी है, जिनको टिकट देनी है हम उनको सूचित कर दिया। को तारा मंत्रियों को तारा केंद्रीय मंत्रियों को हम जानते हैं कि इनको टिकट देनी है, जिनको टिकट देनी है हम उनको सूचित कर दिया। छत्तीसगढ़ में चुनावों के ऐलान से पहले धुआंधार और ताबड़तोड़ प्रचार का दौर जारी है। कांग्रेस संकल्प शिविरों के जरिए जनता के बीच पहुंचकर अपनी सरकार के काम का बखान कर रही है और इसी काम के दम पर फिर से सत्ता में लौटने का दावा भी, वो भी 75 से ज्यादा सीटों पर जीत के साथ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले सियासी घमासान और जुबानी जंग तेज होती जा रही है। 2018 में बीजेपी के 15 साल के शासन को ध्वस्त कर सत्ता पर काबिज होने वाली कांग्रेस फिर से जीत का दावा ठोक रही है और अब की बार 75 पार का नारा बुलंद कर रही है। कोरबा में कांग्रेस के संकल्प शिविर में पहुंचे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़ा दावा किया। दीपक बैज के मुताबिक बघेल सरकार के काम और उपलब्धियों के बल पर न सिर्फ कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी बल्कि 75 से ज्यादा सीटों पर जीत का झंडा बुलंद करेगी। की और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा, ये संदेश दिए हैं। लगभग 40 से अधिक विधानसभा हो चुके हैं।
और आज 3 विधानसभा हम लोग को और जाना है। इस तरह से हमारा मकसद है कि छत्तीसगढ़ में आने वाला समय में नवंबर में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाना है और छत्तीसगढ़ महतारी का सेवा करना। इन्हीं उद्देश्य संकल्पों के साथ हम लोग आज लगातार संकल्प शिविर आयोजित कर रहे हैं। पार्टी कब तक टिकट फाइनल कर देगी? बहुत जल्दी, हमारा लगभग पूरी तैयारी है। आलाकमान के ऊपर अभी स्टैंडिंग कमेटी की जल्दी बैठक होने वाली है और सीईसी की बैठक, उसके बाद हमारा टिकट डिक्लेयर हो जाएगी। कांग्रेस जीत कदम भरने में आगे है तो बीजेपी भी निशाना साधने में पीछे नहीं है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस जनता के बीच अपना भरोसा खो चुकी है और 75 से ज्यादा सीटें जीतने का इरादा मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा और कुछ नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का अधिकार सबको है और दीपक बैस जी उस अधिकार के तहत जो चाहे वो सपने देख लें। देश में स्थिति ये है कि केंद्रीय नेतृत्व को भूपेश बघेल के ऊपर भरोसा नहीं है, तभी चुनाव से 4 महीना पहले वे उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। प्रदेश की जनता के बीच कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है, चाहे वो महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, चाहे कर्मचारियों की बात करें। छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम चरम पर है। चुनाव प्रचार के शोर में वादों और दावों के साथ साथ वार पलटवार का दौर है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस देश में अपने मजबूत गढ़ में से एक बन चुके छत्तीसगढ़ को बचा पाएगी या बीजेपी अपना जीत का सूखा खत्म करने में सफलता हासिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2 अक्टूबर यानी कि कल प्रधानमंत्री मोदी ग्वालियर आने वाले हैं और बड़ी सभा करने वाले हैं। पीएम मोदी की सभी सभा को लेकर बीजेपी जहां जीत का मास्टर स्ट्रोक इसे मान रही है, तो वहीं कांग्रेस का यह दावा है कि एमपी में बीजेपी की हालत पतली हो चली है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को बार बार यहां पर आना पड़ रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग मध्य प्रदेश की सियासत में अपनी एक अलग पहचान और मुकाम रखने वाले वो क्षेत्र जिसे सूबे की सत्ता की चाबी कहा जाता है। 34 विधानसभा सीटों वाले क्षेत्र में जिस पार्टी ने जीत का परचम लहराया, उसने सियासत के सफर में सत्ता की मंजिल को पाया। यही वजह है कि बीजेपी ग्वालियर चंबल संभाग की अहमियत को समझते हुए कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है और इसलिए बीजेपी की जीत का झंडा बुलंद करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर ग्वालियर में पीएम मोदी की बड़ी सभा होने जा रही है। प्रधानमंत्री जी का आना मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए प्रसन्नता की बात है। वे ग्वालियर भी आ रहे हैं, अभी जबलपुर भी आ रहे हैं, नई सौगात लेके आएंगे। मध्य प्रदेश का विकास होगा और मध्य प्रदेश पर उनकी नज़र बनी रहेगी तो मध्य प्रदेश और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। मैं उनके आगमन का हृदय से बहुत स्वागत करता हूँ। एक तरफ बीजेपी पीएम मोदी की रैली को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि नेताओं की भगदड़ से जूझ रही बीजेपी की डूबती नाव को बचाने के लिए पीएम मोदी बार बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनाव लड़ाने पर भी कांग्रेस तंज कस रही है। हालांकि पलटवार में जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया है। भारतीय जनता पार्टी की नाव में इतने छिद्र हो चुके हैं कि उन पर अब छिद्रों की पूरी तरह से पैबंद लगाना, कितने भी लगाएं, नए छिद्र होते चले जा रहे हैं। भगदड़ मची है भाजपा में। तो अब इस तरह से मोदी जी बार बार आए, अब उनके पास जो बता राष्ट्र केंद्रीय सरकार में बरसों वरिष्ठ मंत्री थे, इतनी है उनकी हैसियत आ गई है कि उनको उतारने को चुनाव मजबूर होना पड़ा उन्हें। कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए इधर उधर की बातें करती है। कांग्रेस ये बताए कि 10 साल वो केंद्र की सरकार में रहे तो उन्होंने क्या किया। 2003 से पहले मध्य प्रदेश की सरकार में रहे तो उन्होंने क्या किया। बताने को कुछ है नहीं कि इस पे युवा खत्म हो गए, इस पे फलाना खत्म हो गए। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग वो क्षेत्र है जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में 34 में से 27 सीटों पर हार का सामना करके बीजेपी को 15 साल बाद सत्ता का सिंहासन छोड़ना पड़ा और यही वो क्षेत्र है जहां से सबसे ज्यादा सिंधिया समर्थक विधायकों की बगावत के चलते कांग्रेस को 15 महीने में ही सरकार से हाथ धोना पड़ा था।
लिहाजा 2024 से पहले सत्ता के सेमीफाइनल कहे जा रहे इस विधानसभा में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों का ग्वालियर चंबल पर विशेष फोकस है। और यही वजह है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी की ग्वालियर चंबल के चुनावी मैदान में एंट्री होने जा रही है। सुशील कौशिक, ग्वालियर, न्यूज़ 18। पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार बदनावर गए। रैली के साथ बदनावर विधानसभा में गांव के लोगों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। उन्होंने मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आने वाला चुनाव महाभारत का धर्म युद्ध है। भले ही कौरवों की संख्या ज्यादा हो, पर जीत तो सत्य की होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बदनावर की जनता को गुलामी, अनाचार और भ्रष्टाचार से बचाना है। कार्यक्रम में कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं के साथ आम लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। ये जो चुनाव मैंने बताया आपको कि ये धर्म युद्ध है, और जो व्यक्ति भंवर सिंह शेखावत को वोट देना नहीं चाहता वो वोट डालने मत डालना, चिंता मत करना। लेकिन अगर इसको वोट दिया तो पाप के अंदर तुम्हारी आहुति हो जाएगी। 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदलपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और उनके दौरे को लेकर अब तैयारियां तेज कर दी गई हैं। लालबाग मैदान में उनका दौरा है। 2 विशाल मंच यहां पर तैयार किए जा रहे हैं। पीएम मोदी एक मंच से शासकीय कार्यों का लोकार्पण करेंगे, दूसरे मंच से आम जनता को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे नगरनार एनएमडीसी प्लांट का लोकार्पण करेंगे और रेलवे दोहरीकरण की सौगात भी देने वाले। उनके दौरे को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं का जगदलपुर पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, लोगों को सभा में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। 3 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का माइदन तीसरे की इस पावन धरा पर आगमन हो रहा है और निश्चित तौर पे जब से हमारे देश का नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संभाला है, तब से लगातार उन्होंने बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ को फोकस किया है। बस्तर के हमारे लोगों को लिए अनेकों सौगात दी है, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो शौचालय का हो या उज्ज्वला योजना हो, अनेकों योजना के साथ में उन्होंने यहाँ के लोगों को लाभान्वित किया है। अभी भी आ रहे हैं तो वो हमारे बस्तरवासियों को कुछ न कुछ सौगात दें। 3 अक्टूबर का दिन बस्तर वासियों के लिए काफ़ी अहम साबित होगा। 3 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगदलपुर पहुंचेंगे और इसी लालबाग मैदान में जनता को संबोधित करेंगे, साथ ही कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। बताया जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री यहां पहुंचकर वर्चुअल नगरनार स्टील प्लांट का लोकार्पण करेंगे, जो रेलवे है रेलवे का दोहरीकरण की भी सौगात देंगे। इससे पहले भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में दंतेवाड़ा पहुँचे थे और 2018 में बीजापुर, साथ ही 2018 के आखिरी माह में ये जगदलपुर पहुंचे थे और सभा को संबोधित किए थे। तो ये बात तय है कि बस्तर की जो सभी 12 सीटें कांग्रेस की झोली में, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री जब जगदलपुर पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे तो स्वाभाविक राजनीतिक मायने कई और भी निकल सकते हैं। तैयारी की बात करें तो तैयारी पूरी तरह से की जा रही है। एक विशाल डोम बनाया गया है, लगभग 50,000 के आसपास पब्लिक जुटेगी और उनको सुनेगी। साथ ही सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा भी काफ़ी अहम है। सुरक्षा के काफ़ी तैयारी की गई है। बस्तर जगदलपुर जिले से जो लगे हुए जो जिले हैं वहां पर भी सुरक्षा बंदोबस्त काफ़ी तेज कर दी गई है। बस्तर आईजी खुद कमान संभाले हुए हैं। अब इंतजार है 3 अक्टूबर का दिन और जिसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और बस्तर के लोगों को संबोधित करेंगे। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18, जगदलपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी।